ईरान। एक नाम से सुनते ही दिमाग में आता है टेरर, न्यूक्लियर वेपन्स और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। पूरी दुनिया इसे विलन मानती है, मीडिया इसे विलन बताती है, वेस्टर्न कंट्रीज इसे विलन कहते हैं और हम भी बिना सोचे बिना समझे बस ये मान लेते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सिर्फ ये सोचा है जो विलन दिखता है वो हमेशा विलन होता है या नहीं? या कभी कभी विलन वो होता है जो कहानी लिखता है, जो इतिहास लिखता है, जो ये तय करता है कि दुनिया को क्या पता चलेगा और क्या नहीं। ये ईरान की कहानी है। पहले समझते हैं ईरान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वॉशिंगटन में पिछले 100 सालों से एक बात बार बार कही जाती है, जो ईरान को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन को कंट्रोल करेगा। ईरान स्ट्रेटेजिकली बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात, वो ईरान और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। दूसरी बात, पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखी जा सकती है ईरान के थ्रू। और तीसरी बात, ईरान बाकी एशिया को मिडिल ईस्ट कंट्रीज से जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ईरान के पास तेल है, लेकिन यही तेल जो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए एक वरदान बना है, वो ईरान के लिए अभी एक श्राप बन चुका है। और इसकी वजह से एक गलत कॉन्ट्रैक्ट, जिसे डार्सी कंसेशन कहते हैं, यहीं से शुरू होता है। ईरान का पहला दौर है ब्रिटिश कंट्रोल का एरा, जो है 1901 टू 1951 तक। मई 1901 की बात है जब एक ब्रिटिश बिजनेसमैन जिसका नाम था विलियम नॉक्स डार्सी, वो ईरान के शाह के पास पहुंचा और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है डार्सी कंसेशन और इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ईरान में जो भी तेल निकलेगा उसे निकालने का एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ ब्रिटेन का होगा। एक झटके में ईरान का पूरा तेल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अब आप सोचिए ये कैसे हुआ, शाह ने ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया? तो इसके पीछे की एक और कहानी है। ईरान के शाह ने उस समय यूरोप से बहुत सारा लोन लिया था और वो कर्ज चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो ब्रिटिश ने एक डील ऑफर करी, हमें तेल निकालने का राइट दो और हम तुम्हारा कर्ज चुकाने में तुम्हारी मदद करेंगे। शाह राजी हो गया, लेकिन ये गलती शाह की थी। इसकी कीमत ईरान की जनता को चुकानी पड़ी। ये ईरान की जनता का दोष नहीं था, लेकिन भुगतना उन्हें पड़ा। 1908 में ईरान के मस्जिद सुलेमान में एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड मिला। ये खबर सुनकर लगा कि ईरान की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन नहीं, क्योंकि तेल ईरान का था, मुनाफा ब्रिटेन का था। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी यानी AIOC, ये वो कंपनी थी जो ईरान का तेल निकालती थी और इसमें ब्रिटिश ने हिस्सा सबसे ज्यादा था। जरा इस एग्जाम्पल को सुनिए। ये 1931 की बात है। उस साल AIOC का मुनाफा था 3,67,000 पाउंड्स, लेकिन उन्होंने टैक्स लिया था 10 लाख पाउंड, यानी मुनाफे से ज्यादा टैक्स। और ये टैक्स किसे दे रहे थे? ब्रिटेन को। मतलब तेल ईरान का, मुनाफा ब्रिटेन का और ऊपर से टैक्स भी ब्रिटेन को। ईरान की जनता देखती रही, उनका अपना तेल उनकी आंखों के सामने उनके देश से बाहर जाता रहा। ब्रिटिश अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते रहे और ईरान में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ये लूट थी, ये एक्सप्लॉयटेशन था। रिसोर्सेज ईरान के, प्रॉफिट्स ब्रिटिश के, ठीक वही तरीके से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया का खून चूसा था, उसी तरह एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ने ईरान का तेल चूसा। डार्सी कंसेशन की टर्म थी 60 इयर्स, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट 1961 में खत्म होने वाला था, लेकिन तब तक ईरान का तेल खत्म नहीं हुआ था। तो ब्रिटिश एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने चाहते थे और अब तक ईरान की जनता काफी समझदार हो चुकी थी। उन्हें पता था कि जो हो रहा है वो सही नहीं है और यहीं से शुरू होता है ईरान का दूसरा दौर है मोहम्मद मोसादेक का दौर, 1951 टू 53। मोहम्मद मोसादेक, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये वो इंसान है जो ईरान को बचा सकता था, जो ईरान को एक प्राउड, इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक देश बना सकता था, लेकिन जिसे अपने ही देश से बाहर की ताकतों ने बर्बाद कर दिया। 1951 में मोहम्मद मोसादेक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने एक काम किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया। उन्होंने डार्सी अग्रीमेंट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, अगर ईरान के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है तो ईरान इतना गरीब क्यों है? उनका जवाब साफ था, ईरान का तेल ईरान का नेचुरल रिसोर्स है,
ये कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सप्लॉइटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट ईरान को फंसाकर बनाया गया था। ईरान को अपने तेल पर अपना हक मिलना चाहिए और आईसीजे ने भी कहा ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, यानी ये फैसला ईरान की पार्लियामेंट को करना चाहिए। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। ईरान ने अपना तेल नेशनलाइज कर लिया, मतलब ईरान के तेल पर अब ईरान का हक होगा, ब्रिटिश का नहीं। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। यहाँ से ईरान का भविष्य बदल सकता था। जैसे मिडिल ईस्ट के बाकी देश अपने तेल की वजह से डेवलप हुए, वैसे ईरान भी हो सकता था। लेकिन यहीं पर ब्रिटिश का ईगो हर्ट हो गया और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। ब्रिटेन अपने बड़े भाई अमेरिका के पास गया और CIA ने ईरान में एक कू करवाया। इसे ऑपरेशन एजैक्स कहते हैं। और आप देखेंगे कि कैसे CIA ने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को हटाया और अपनी पसंद की गवर्नमेंट बिठाई। 1940s और 1950s में दुनिया के नए नए देशों में डेमोक्रेसी लाई जा रही थी। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? इसकी वजह थी कि वेस्ट को लगता था कि डेमोक्रेसी लाने के बाद इलेक्टेड लीडर्स को करप्शन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मोहम्मद मोसादेक ये मानने को तैयार नहीं थे। वो करप्ट होने को तैयार नहीं थे। वो ईरान के नेशनल रिसोर्सेज को पैसों के जरिए बेचने के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए CIA ने उनके खिलाफ कू करवाया। मोहम्मद मोसादेक जेल चले गए और ईरान पर पूरा कंट्रोल आ गया शाह के हाथ में। और यहीं से शुरू होता है ईरान का तीसरा दौर, शाह का दौर। 1953 टू 1979 शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रजा पहलवी ये अमेरिका के दोस्त थे और शाह की पढ़ाई यूरोप में हुई थी। वो अपनी सोच और लाइफस्टाइल में पूरी तरह वेस्टर्नाइज्ड हो चुके थे। उसने ईरान में अमेरिकन स्टाइल ऑफ लिविंग लाने की कोशिश करी। इस दौर में विमेन को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली, उनको एजुकेशन का हक मिला, वो गाड़ी चला सकती थी, बिकिनी पहनकर स्विमिंग कर सकती थी। जैसे ही ईरान धीरे धीरे यूरोप बनता जा रहा था, ईरान में मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ खुली, इंफ्रास्ट्रक्चर बना और बाहर से देखने पर लगता था कि ईरान डेवलप हो रहा है। और सिर्फ ईरान में नहीं, जब भी शाह किसी गल्फ कंट्री में जाता था तो वो अमेरिका का एम्बेसडर बनकर जाता था। लोग देखते थे कि ईरान कैसे डेवलप हो रहा है और उस वक्त बाकी गल्फ कंट्रीज आज जैसी डेवलप नहीं थी। शाह सबको कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि अमेरिका के साथ रहो, डेवलप होगे। लेकिन उस समय सऊदी अरेबिया के किंग फैजल ने शाह को एक बहुत ज़रूरी वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि शाह, ध्यान रखो, तुम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ, तुम्हारी जनता उतनी मॉडर्न नहीं है। तुम्हारी जनता तुम्हारी मॉडर्न सोच को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन शाह ने ये वार्निंग नहीं सुनी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। शाह ने बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश करी। हो सकता है कि शाह की नीयत अच्छी रही हो, लेकिन शाह ने ग्राउंड रियलिटी नहीं समझी। जिस सोसाइटी को सदियों से एक तरह से जीने की आदत हो, उसे एक झटके में बदल देना ये काम नहीं करता। और शाह के दौर में भ्रष्टाचार भी खूब था। शाह की अपनी सीक्रेट पुलिस थी जिसका नाम था सेवैक। ये पुलिस हर उस इंसान पे नज़र रखती थी जो शाह के खिलाफ बोलता था। प्रोटेस्टर्स को टॉर्चर किया जाता था, जर्नलिस्ट को जेल में डाला जाता था। दूसरी तरफ शाह खुद एक शानदार महल में रहता था। जनता और शाह के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी थी। तो सोचिए, एक तरफ शाह था जो वेस्टर्न पपेट था, जो जनता को सप्रेस करता था, जो करप्ट था, और दूसरी तरफ ईरान की जनता जो फ्रस्ट्रेटेड थी, गुस्से में थी, जो बदलाव चाहती थी। इसी माहौल में एंटर होता है ईरान का चौथा किरदार, चौथा दौर, इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 से आज तक। आयतुल्लाह ख़मीनी, जहाँ शाह अपने महल से राज करता था, वहीं ख़ोमेनी लोगों के बीच रहता था, लोगों से बात करता था, लोगों की तकलीफ समझता था, लोग उनसे रिलेट कर सकते थे। और उन्होंने लोगों के सामने ईरान का एक ऑल्टरनेट वर्जन रखा, एंटी वेस्ट, एंटी इंपीरियल और मॉरली प्योर। इन्हीं विचारों की वजह से ख़ोमेनी को 14 साल एग्जाइल में बिताने पड़े। 14 साल वो ईरान से बाहर रहे और स्वाभाविक रूप से इससे ईरान की जनता की सिंपैथी उनके साथ हो गई थी। जिस इंसान को इतने साल देश से बाहर रखा गया, वो कुछ तो सच बोल ही रहा होगा। ख़ोमेनी ने कभी शाह को डिक्टेटर नहीं कहा। उन्होंने कहा शाह अन इस्लामिक है और शाह ईरान की आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहा है। और जनता को ये बात सच लगी, क्योंकि जनता देखकर ये कह सकती थी कि उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, उनका धर्म, सब कुछ स्लोली ख़त्म किया जा रहा है। 1978 में शाह ने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने एक न्यूज़पेपर में ख़ोमेनी को ट्रेटर कहा
और लोग सड़कों पर उतर आए। हालात बेकाबू होने लगे। शाह ने वॉशिंगटन से मदद मांगी, लेकिन उस वक्त अमेरिका हिचकिचाने लगा, क्योंकि अमेरिका वियतनाम जैसे छोटे देश पे पहले ही हार चुका था। अमेरिका दुनिया की नजरों में फिर से विलन नहीं बनना चाहता था, इसलिए अमेरिका ने शाह की मदद नहीं करी। जो देश सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहे, उनका यही हाल होता है। जनवरी 1979 में शाह वेकेशन पे जाने का बहाना बनाकर ईरान से निकल गया, लेकिन सच ये है कि शाह जानता था कि उसका वक्त खत्म हो चुका है। 11 फरवरी 1979 को शाह की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। मार्च में जनता से पूछा गया, आप किस तरह की गवर्नमेंट चाहते हो? लोगों ने कहा, इस्लामिक रिपब्लिक। ये एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि लोग सिर्फ खोमेनी के फॉलोअर्स नहीं थे। ये सब वो लोग थे जो शाह से फ्रस्ट्रेटेड थे। इनमें लिबरल्स थे, जर्नलिस्ट थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, सब अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग थे। उन सबको लगा कि कुछ भी शाह से बेहतर होगा। ये डेस्परेशन थी, ये डिस्पेयर था। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो लोग कोई भी चेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। अप्रैल 1, 1979 को खोमेनी सुप्रीम लीडर बन गए, और जब इस्लामिक रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुई तो ईरान ने सिर्फ अपनी गवर्नमेंट नहीं बदली, ईरान ने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल ली। ईरान एक मोनार्क से थियोक्रेटिक स्टेट बन गया, जहां रिलीजन सबसे ऊपर था। लोगों को लगा कि मोनार्की से रिपब्लिक का ये ट्रांजिशन बस एक छोटा फेज है, लेकिन खोमेनी ने सारी पावर उनके हाथ में ले ली। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिखा, लॉज, इलेक्शंस, कल्चर, सब कुछ उन लोगों के हाथ में चला गया जो एक आइडियोलॉजी के गुलाम थे। और यहीं से शुरू होता है ईरान की असली मुश्किलें। गार्डियन काउंसिल, वो जो सब कंट्रोल करती है। नए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई चीज लाई गई जिसे कहते हैं गार्डियन काउंसिल। इस गार्डियन काउंसिल के पास 3 स्पेशल पावर्स थी। पहली, पार्लियामेंट में पास हुई किसी भी चीज, किसी भी बिल को वीटो करने की पावर। दूसरी, इलेक्शन की सुपरविजन। तीसरी, हर इलेक्शन में कैंडिडेट्स को अप्रूव या डिस्क्वालीफाई करने की पावर। मतलब इलेक्टेड लीडर्स को रिलीजियस सुपरविजन्स के नीचे काम करना था। देश इंपॉर्टेंट था, लेकिन रिलीजन देश के ऊपर था। अगर कोई भी लॉ इस्लाम या डॉक्ट्राइन के खिलाफ गया तो वो रिवर्स हो सकता है। सिस्टम का विरोध करने का मतलब है अल्लाह का विरोध करना। अथॉरिटी पे सवाल करना का मतलब होता है अमेरिका और शाह के सपोर्टर होना। और इस वजह से ईरान की हालत शाह के दौर से भी बदतर होती गई। अली ख़मेनी, दूसरे सुप्रीम लीडर। 1989 में आयतुल्लाह ख़मेनी की मृत्यु हो गई। लोगों को लगा कि ईरान में केओस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने एक कंट्रोवर्शियल फैसला लिया, अली ख़मेनी को सुप्रीम लीडर बनाने का फैसला। ये फैसला कंट्रोवर्शियल क्यों था? क्योंकि ख़ामेनेई सबसे हाई रैंकिंग शिया क्लेरिक नहीं थे, और 2017 में उनका एक वीडियो सामने आता है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि मैं सुप्रीम लीडर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। मैं न از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون उस वक्त ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट थी कि एक सुप्रीम लीडर एक मर्जा होना चाहिए, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया और ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई। अली ख़ामेनेई के कंट्रोवर्शियल होने की 3 मेन वजह हैं। पहली वजह, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ख़ामेनेई ने समझ लिया था कि ये देश न्यूक्लियर नहीं है, वो हमेशा खतरे में रहेगा, इसलिए उन्होंने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करवाया। ईरान ने कहा कि ये सिर्फ एनर्जी के लिए है, लेकिन वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को शक था कि ईरान सीक्रेटली वेपन्स को डेवलप करना चाहता है। हालांकि अंत तक उन्हें कोई फाइनल प्रूफ नहीं मिला। ख़ामेनेई का तर्क था, अमेरिका हमेशा ईरान पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी छोड़ दें तो अमेरिका कहेगा मिसाइल्स छोड़ दो, फिर कहेगा ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्हें सपोर्ट करो, और धीरे धीरे ईरान फिर से उनके हाथ में चला जाएगा। ईरान का पास देखें तो ये डर बिल्कुल वैलिड लगता है। दूसरी वजह, ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क। ईरान ने एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हौदीस, इन सबको ईरान फंड करता था, इसलिए अमेरिका ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर कहा है। तीसरी वजह है डेथ टू अमेरिका। ख़ामेनी ने ईरान को एक स्लोगन दिया, डेथ टू अमेरिका, लेकिन बाद में इस स्लोगन की एक्सप्लेनिंग करते हुए उन्होंने ये कहा कि स्लोगन नॉर्मल अमेरिकन लोगों के खिलाफ नहीं है, ये उन लीडर्स के खिलाफ है जो अमेरिका को कंट्रोल करते हैं। 2019 में ख़ामेनेई ने स्पेसिफिकली ट्रंप, बोल्टन और पोम्पियो का नाम लिया। ख़ामेनेई के 36 साल के शासन में ईरान में बड़े प्रोटेस्ट हुए। 1999, 2009, 2019, 2022 और 2025 हर प्रोटेस्ट को ब्रूटल क्रैकडाउन से दबाया गया। 2025 और 2026 में 7,000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए। ये ईरान के मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैसेकर था। ख़ामेनेई ने खुद प्रोटेस्टर्स को रायटियर्स कहा।
लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, जब अमेरिका ईरान के प्रोटेस्टर्स के लिए बोलता है तो क्या जेन्युइन कंसर्न है या उनका एक एजेंडा है? अफगानिस्तान में सिविलियंस मारे गए, इराक में सिविलियंस मारे गए, येमेन में सिविलियंस मारे गए, तो अमेरिका का ये मॉरल अथॉरिटी कहाँ से आई? अगर गौर से देखा जाए तो दूसरे दौर को छोड़कर हर एक दौर में ईरान की हालत बदतर ही होती गई है। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, यहाँ तक कि चार्ली कर्क, एक राइट विंगर, ने भी ये एडमिट किया कि ईरान इस पॉइंट तक ठीक था और अमेरिका ने खुद ईरान की प्रॉब्लम्स को जन्म दिया। We must remember that we, the American government, are the reason why Iran is radical. We did this. They had a democratically elected leader that we did not like. I remember, I believe his name was Mossad. Yeah, right? Mossadegh. Yeah, Mossadegh. Thank Yeah. you. And we didn't like him because he wanted to nationalize the oil. Specifically, the Brits didn't like it. 50s. Even in Wikipedia, 1953 Iranian coup d'etat aided by intelligence agencies of the UK and United States. Weird. So then we put the Shah back in, if my memory serves me correctly, who was sick and unpopular, meaning he was actually suffering. Physically sick. And we paved the way for the most radical elements of Islam. तो यहाँ मेरा सवाल है, असली विलन कौन है, ईरान या अमेरिका, जो सिर्फ अपने प्रोटेस्टर्स के बारे में सोचता है, जो पूरी दुनिया पर डोमिनेट करना चाहता है, जो अपनी आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है? आज अमेरिका भी जानता है कि ईरान को बर्बाद करने में उसका सबसे बड़ा हाथ है और अब उन्हें ईरान को फिक्स करना है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका की एक्चुअल इंटेंशन ईरान को फिक्स करना है या कंट्रोल करना है? क्योंकि वॉशिंगटन में आज भी यही माना जाता है कि जो ईरान को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन को कंट्रोल करेगा। ईरान की पूरी स्टोरी समझने के बाद एक बात साफ होती है, ईरान के साथ हमेशा गलत हुआ। अगर ईरान ने कोई गलती की है तो वो ये है कि उन्होंने अपना हक मांगा, कहा कि हमारे तेल पर हमारा हक होना चाहिए, हमारी जिंदगी में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। जब ये हक ठीक से नहीं मिला तो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ब्रिटिश ने ईरान को उनके हक दे दिया होता तो आज ये दुनिया कैसी होती? ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो आज भी चल रहा है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज आज भी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती हैं, जैसे 20th सेंचुरी में करती थी। इंडिया को इंडिपेंडेंस थी, लेकिन एक्चुअली में चाहती थी कि इंडिया अपने डिसीजंस खुद ना ले। इसलिए जब हमने न्यूक्लियर एनर्जी की बात की तो हम पर भी सैंक्शंस लगाए गए। उम्मीद करते हैं आज का ये डिटेल स्पेशल एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया। आज के खबर का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।